हाँ, सो अब आगे हम देखते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ओके चलो, सो ओवरलैपिंग डिस्कस करते हैं। देखो, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो व्हेन द ऑर्बिटल्स ऑफ टू, ओके थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, हाँ, when the orbitals of two atoms come close to form bond, their overlap may be positive, negative or zero depending upon the sign or say phase and the direction of the orientation of amplitude of the orbital wave function in space, say figure in 4.9। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई दो, और मतलब दो, हमने क्या बोला था कल डिस्कस किया था ना कि ये H और ये नजदीक आ रहे हैं, वो पूरा हमने डायग्राम देखा था, याद है ना कल वाला डायग्राम, जहां पर क्या था, डिस्टेंस, पिकोमीटर में डिस्टेंस था दोनों के बीच में, और यहाँ पर क्या था, उनके बीच की एनर्जी। फिर ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा था। अभी तो यहाँ जब नीचे लीस्ट पोजीशन पे आ गया, वो है हमारी बॉन्ड लेंथ, और वहां बॉन्ड बन गया, वहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब वो स्टेबल कंडीशन है। और ज्यादा नजदीक गए तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, वो ग्राफ हमने देखा था। तो वैसे ही क्या बोल रहे हैं कि ये जब नजदीक आएंगे तो उनकी जो ऑर्बिटल है वो भी नजदीक आएंगे। अगर दो एटॉम नजदीक आ रहे हैं तो उनकी ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे से नजदीक आएंगे। जब एक दूसरे के नजदीक आए तब उनके बीच में कम क्लोज टू बॉन्ड देयर ओवरलैप, जब वो ओवरलैप होगा तो ओवरलैप का नेमिंग किया हुआ है कि भाई पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप। ये कैसे किया अभी देखते हैं हम, ये कैसे किया देखते हैं। ओके देखो, सिंपली बता ही देता हूं। ऐसा समझो कि ये हमारा क्लोरीन Cl2 बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? Cl2। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, चलो। क्लोरीन, तो क्लोरीन मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, ऐसा ही है। ओके 17 ना, हाँ ओके। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि क्लोरीन है और 3p5 में क्या क्या है, 3px2, 3py2 एंड 3pz1। डन। ओके ऐसा ही है, 5 हो गए। सो ये हमारा क्लोरीन है, और दूसरा क्लोरीन भी ऐसे ही है। सो क्लोरीन है हमारा, ये क्लोरीन, और ये दूसरा क्लोरीन, ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन की सपोज ये वैलेंस शेल में ऑर्बिटल है ऐसे p, ऐसे, और यहां ये क्लोरीन की भी वैलेंस शेल में ऑर्बिटल है ऐसे। डन। ओके, जब नजदीक आ जाएंगे, ये तो बहुत अंदर नजदीक घुस जाएंगे और अंदर। सो इतने नजदीक आ गए तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो, इसको अब जूम कर रहा हूं मैं, तो इसको जूम कर रहा हूं तो मतलब कैसे, ऐसे बता रहा हूं। तो अभी जैसे मैंने बताया वो क्या, कि ये शेप कैसे आया था, ये सपोज px py pz का डबल शेप है, फिर से हमारी d ऑर्बिटल्स है, उनका डबल डम्बल शेप है। ओके, तो ये शेप कैसे आया वो तो मैंने तुम्हें अभी बताया इसके पहले वाली थियरी में, कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, 95% और मोर प्रोबेबिलिटी है, वहां पर श्रोडिंजर इक्वेशन से हमें मिलता था। ओके, और ये श्रोडिंजर फंक्शन क्या है, साई, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने ऐसा एक शेप बना दिया, और वो शेप हमारा कहलाया कि भाई ये ऑर्बिटल px का शेप है। क्यों px, p तो है ऑर्बिटल, लेकिन x डायरेक्शन में है, इसलिए x y में है तो y, z में है तो z, वैसे हमने नेमिंग किया px py एंड pz, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो तो हमने देख लिया। अब ये दोनों जो पार्ट है ना, ये सपोज px है सपोज, ये कौन सा ऑर्बिटल है, px, तो ये जो पार्ट है ना वहां पर, और ये उसके ऑपोजिट वाला पार्ट है, वो वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम यहां पर नहीं लेते कि भाई हमारा नंबर सिस्टम है तो दिस साइड प्लस दिस साइड माइनस, ऐसा नहीं लेते। ओके, तो वैसे ही यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है, यहां पर भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपोजिट। सपोज यहां पर क्लॉकवाइज घूमने वाले इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मिलने वाले, दोनों सेम करते नहीं। ओके, यहां पर क्लॉकवाइज तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले मिल रहे हैं। डन। तो इसको शो करने के लिए बुक में क्या नोटेशन यूज किया है, दिस इज प्लस एंड दिस इज से माइनस। This plus minus is not mathematical. This plus minus is again not charge. ये कोई चार्ज नहीं है, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज।
जस्ट टू शो कि यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स यहां है, इसलिए यहां प्लस और यहां माइनस दिखाया गया है। इट्स नॉट अ चार्ज, इट्स नॉट मैथमेटिकल। ओके, तो ये जो है प्लस और माइनस वो क्या है, वो सिर्फ ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं। ओके, जैसे कि ऐसा समझो यहाँ पे घोड़ा है और यहाँ पे गधा है। ओके, तो घोड़ा गधा ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, समझ में आया। अगर कलर से दिखाना है तो सपोज मान लो कि यहाँ पर येलो कलर है और यहाँ पर सपोज ऑरेंज कलर है, तो दो अलग अलग कलर हो गए ना। ओके, येलो एंड ऑरेंज, तो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा है। डन, पहले ये तो बात समझ में आ गई। अब ये जो नेमिंग किया है वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग, ये कैसे किया, तो इतना समझ गए। अब देखो इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे होती है कि ये अब ऐसा समझो कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, तो ऐसा समझो ये येलो कलर है और ये ऑरेंज कलर है, और यहां पर भी पी मतलब Cl2, तो यहाँ पे देखो PZ है तो यहाँ पर भी PZ ही आएगा। ओके, तो ये येलो है और सपोज ये भी येलो है और ये ऑरेंज, ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो जहां पे ओवरलैपिंग हुई वो दोनों सेम है, ये भी येलो ये भी येलो, तो जहां पे ऐसे दोनों सेम हो दैट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सेम हो तो इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, क्योंकि तुम प्लस माइनस को साइन देख लोगे, साइन है ही नहीं वो। ओके, तो येलो येलो, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग करें तो ये येलो यहाँ ऑरेंज और यहाँ पे येलो, तो ये हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग। देन ऑपोजिट हो तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। फिर सपोज यहां पर ऐसे भी हम कर सकते हैं, क्या, सपोज ये ऑरेंज ये येलो। ओके, तो ये क्या हो गया आगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। डन। ओके, फिर वैसे कुछ भी किया हो, कितना खराब कर रहे हैं। ओके, ये S और ये दूसरा S, तो यहां पर मैंने ले लिया प्लस और यहां पर ले लिया प्लस, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। यस, ये S ये दूसरा S ये दूसरा S, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, पॉजिटिव ही हुई। ये साइन है ही नहीं, इसलिए तो मैंने पहले ही बताया, प्लस माइनस इज नॉट इंडिकेटिव, साइन नहीं है ये, और मैथ्स भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन मतलब जो फेज जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑपोजिट है। ओके, तो सेम सेम आ जाए, सेम सेम तो पॉजिटिव, और अलग अलग आ जाए तो नेगेटिव। डन। और एक होता है क्या, नेमिंग दिया है जीरो, तो जीरो कैसे होता है, सपोज ये मेरा p ऑर्बिटल है। ओके, pz है, सपोज ये दिस इज pz, और यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके साथ हुई, से s ऑर्बिटल के साथ हुई। pz और s का ओवरलैपिंग हुआ है, ओवरलैपिंग ही नहीं हुआ एक्चुअल में। देखो ये pz और ये अंदर घुसती गई, कहाँ घुसी, हुआ ही नहीं, ओवरलैपिंग ही हुआ नहीं। ओके, तो ऐसी ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तो बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ओवरलैपिंग हुआ नहीं, कहाँ अंदर एक दूसरे के अंदर गई तो नहीं, तो मतलब जीरो ओवरलैपिंग। अंडरस्टूड, सिंपल है। वो तो एक दूसरे के अंदर जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर वैसे तो नजदीक आ रहे हैं और हमने मान लिया कि जा रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अंदर तो गए ही नहीं। ओके, सो वो जीरो ओवरलैपिंग है। एक और जीरो ओवरलैपिंग ऐसे भी होती है क्या, कि सपोज ऐसा यहां पर है और ऐसा है। ओके, तो ये एक मेरी P है और ये एक दूसरी P है, यहां पर तो ओवरलैपिंग हो गया। ओके, से प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर तो ओवरलैपिंग हो गया, लेकिन ऊपर वाला ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं। ऐसे है, ऐसे ऐसे, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ, ऊपर वाला ओवरलैपिंग नहीं हुआ, तो ये भी जीरो ओवरलैपिंग है। अगर दो देखो सिंपली एक्स वाला ओवरलैपिंग हो, वहां पर तो दो हो ही नहीं सकते, मतलब अभी जो किया था ऐसा, इसमें तो ये दो तो ओवरलैप हो ही नहीं सकते ना, ऐसे सीधे है तो कैसे ओवरलैप हो सकते, तो ये दो ही है। लेकिन अगर y और z की बात करें, जैसे कि ये
हमने ऐसे एंगल पे बनाए हुए, तो दोनों होने चाहिए। दोनों कैसे होंगे? दोनों ऐसे होंगे, देखो पैरेलल होंगे ना, ये तो ये हो गया ओवरलैपिंग, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? पॉजिटिव। क्यों? सेम सेम ओवरलैप हुआ है इसलिए। देखो ये ओवरलैपिंग पार्ट है और ये ओवरलैपिंग पार्ट है, दोनों हुआ। यहाँ पे दोनों नहीं हुआ रहा है, तो ये कौन सा है? जीरो ओवरलैप। सिंपल है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ओके चलो, हाँ सो फिगर में देखो, चलो फिगर में भी देख लेते हैं हम। ओके 4.9 ये रही पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप। पॉजिटिव को ही अलग तरीके से क्या बोलते हैं? इन फेज। तो देखो प्लस प्लस, तो ये पॉजिटिव हो गया, प्लस प्लस अगेन पॉजिटिव हो गया। देखो यहाँ पे पी पे है, पी है, पीजेड पीजेड हो रही है, जैसे कि Cl2 बन गया तो पीजेड पीजेड बना। यहाँ पे पीजेड और एस हो रहा है, मतलब से HCl, तो पीजेड आ गई Cl की और एस आ गया पी हाइड्रोजन का, तो HCl बन गया। तो ये पीजेड और एस वो भी पॉजिटिव ओवरलैप है। नेगेटिव और आउट, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। सो आउट ऑफ फेज ओवरलैप, तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, डन। ओके अगेन यहाँ पे आ रहे हैं, देखो पैरेलली जब होता है, अभी जैसे हमने ड्रॉ किया है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव हो गया। ये देखो x में इन्होंने x डायरेक्शन ऐसे वर्टिकल लिया हुआ है। ओके सो जो बाहर निकल रहा है वो डायरेक्शन कौन सा लिया हुआ है? y। और जो ऐसे सीधा है हमारा जो x है वो उनका क्या है? z। ओके तो ये देखो उनका z कहाँ गया? ये रहा, देखो ऐसे ये z वाला है ना, ये सीधी लाइन है, मतलब ये z है, दिस इज z। फिर ये देखो वर्टिकल है वो x है, तो मतलब दिस इज x। और जो बाहर निकल रहा है वो 2D में बाहर निकलने वाला कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इंक्लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या है? y है। तो ये z है, फिर कहाँ गया ये वर्टिकल, तो px px, और ये इंक्लाइन तो py py। तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सिंपल, समझ में आ गई फिगर? ओके तो ये भी पूछते हैं बोर्ड में। ओके और एक एक मार्क में पूछेंगे कि ड्रॉ, ओके पॉजिटिव ओवरलैपिंग नेगेटिव ओवरलैपिंग ड्रॉ करो आउट ऑफ फेज। अभी ये रही दूसरी जीरो ओवरलैप, तो देखो ऐसे ओके कि ये ऐसे अंदर गई लेकिन एक्चुअली अंदर गई नहीं, और अगर थोड़ा बहुत ऐसे अंदर दिखा भी दे कि ऐसे अंदर थोड़ा गया है, फिर भी वो क्या है? जीरो ओवरलैपिंग ही है। और ऐसे यहाँ पर, तो ये सपोज ऐसे ओवरलैप इन्होंने नहीं देखा है, लेकिन जैसे हमने दिखाया था ना अभी, ऐसे ओवरलैपिंग हो गया लेकिन एक ही साइड हुआ, दूसरा हुआ नहीं, तो वो कहलाएगा क्या? जीरो ओवरलैप। डन। ओके सो ये दोनों जीरो ओवरलैप है और बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम इन द फिगर शोज द साइन और द फेज ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड आर नॉट रिलेटेड टू चार्ज। कोई चार्ज है नहीं, वेव फंक्शन शो कर रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव फंक्शन है। जैसे कि वेव फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते थे? तो वेव फंक्शन हम ऐसे 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 डिफाइन करते थे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? ये नीचे है इसलिए नेगेटिव, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मिल रही है उससे ऑपोजिट प्रॉपर्टी ये मिल रही है। तो वो जो हम लेते थे ना, ओके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट से लेके यहाँ तक का ये वेवलेंथ लेते थे। ओके और दूसरी कौन सी वेवलेंथ? यहाँ से लेके ये जो दूसरा आएगा, ओके वो पूरी वैली टाइप बनता है वो, ओके क्रेस्ट एंड ड्रॉप। ओके तो वही है पॉजिटिव नेगेटिव। इट्स नॉट, ये साइन तो है लेकिन साइन चार्ज शो कर रहा नहीं है। ओके वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। ओके चलो, हाँ सो ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन एंड ओरिएंटेशन इन सेम। तो सेम साइन होनी चाहिए पॉजिटिव के लिए। This is called positive overlap. Various overlaps of S and P orbitals are depicted, जो हमने अभी देख लिए हैं. The criterion of overlap as the main factor for the formation of covalent bonds applies uniformly to the homonuclear or heteronuclear diatomic molecules and polyatomic molecules. जैसे हमने डिस्कस किया वही सब है. Okay. Then we know that the shapes of CH4, NH3 and H2O molecules are CH4 का टेट्राहेड्रल होता है, NH3 का पिरामिडल होता है और H2O का बेंट होता है, okay, respectively. It would be therefore interesting to use VB theory to find out these geometrical shapes can be explained in terms of orbital overlaps. तो उनमें कैसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे होगी? हमने देखा ना इससे पहले वाली थियरी में कि क्यों सब में अलग अलग एंगल आया, वो क्यों का आंसर अभी मिलेगा। देखो, let us find
लेट अस फर्स्ट कंसीडर द CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी हमें। ओके तो देखो CH4 तो कार्बन की लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2px1 2py1 2pz0। और हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देख ले तो 1s2 2s2 2s1 हो जाएगा ना, ये 2s1 और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। देखो ये यहाँ चला जाएगा, हर बार जरूरी नहीं है कि जाएगा भी और नहीं भी जाएगा। ओके सो 2px1 2py1 एंड 2pz1 तो इनके बीच में हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। सो वही है, देखो क्या है इन्होंने लिखा हुआ है कार्बन के लिए हीलियम 2s2 2p2 which in the excited state becomes 2x1 2py1 2px1 and 2pz1. The energy required for this excitation is compensated by the release of energy due to overlap between the orbitals of carbon and important है कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो क्या बोल रहे हैं, ये हमने एक्साइटेड स्टेट बताया। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, एनर्जी मिली। ये एनर्जी कहां से मिली, देखो फिर से the energy required for this excitation is compensated by the release of energy due to overlap between the orbitals of carbon and the hydrogen। ये एक्साइट होने के लिए मतलब ऐसा समझो कार्बन ने यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ेंगे तो सर अभी तो हाइड्रोजन आया भी नहीं तो ये एनर्जी कहाँ से यूज, अभी तो कहाँ हाइड्रोजन आया, तो वो लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा समझो कि लाइक तुम्हारे लिए मुझे कुछ करना है। ओके तुम्हारा कोई फॉर्म फिलअप करना है। ओके तो मैंने तुम्हारा कोई फॉर्म फिलअप कर दिया जो स्कूल में से करना होता है या तुम्हें खुद करना होता है, वो फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया और उसके लिए 1000 रुपीज फीस है। ओके तो तुमने बोला सर ये मेरी डिटेल्स में भेज दे रहा हूँ, जैसे भी करके फॉर्म भर दीजिए, अभी 3 बजे तक का ही लास्ट टाइम है और आज लास्ट डेट है। ओके तो मैं बैठा और सारा फॉर्म फिलअप कर दिया और पैसे वैसे भी मैंने अपने हिसाब से अपने ही पैसे खर्च करके भी तुम्हें पैसे मांगू, तुम्हारा तुम स्कैनर भेजोगे, ऑनलाइन भेजोगे, मम्मी है पापा है, नेट नहीं चल रहा है, वो बाद में भेजना तुम फीस। मैंने ऐसे करके मेरे पैसे ही डाल के मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। ओके फॉर्म फिलअप हो गया, तुम्हारा काम हो गया। अब मैंने तुम्हें प्रिंट आउट भेज दिए वो, और फिर तुमने मुझे वो पैसे, सर वो आपने फॉर्म भरा था ना वो पैसे ये रहे, तो तुमने मुझे दे दिए। तो मतलब मेरे तो पैसे गए नहीं ना, मैं एक्साइट हुआ मतलब मैंने फॉर्म फिलअप किया, उसके लिए एनर्जी खर्च हुई। अब देखो मेरे पैसे खर्च हुए, मैंने फॉर्म फिलअप किया तो मेरे पैसे खर्च हुए, और फिर फॉर्म फिलअप हो गया तो तुमने वापस पैसे मुझे दे दिए। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, मैंने खुद की, कार्बन ने खुद की एनर्जी यूज की, खुद की ही एनर्जी यूज कर दी और हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और एक्साइटेड स्टेट में गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, डन। खुद की एनर्जी यूज करके एक्साइटेड स्टेट में गया और हाइब्रिडाइजेशन किया, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी यूज हो गई। लेकिन जब हाइड्रोजन नजदीक आ रहा है 1s1 ओके 1s1 तो वो कार्बन के साथ ये जब CH4 बनेगा तो ये जो हाइड्रोजन नजदीक आ रहा है, तो हमने कल ही देखा था 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे से नजदीक आ रहे थे, उनकी एनर्जी कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो लोग एनर्जी क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे। तो ये भी हाइड्रोजन जब नजदीक आएंगे तो यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और वही एनर्जी कौन ले लेगा, कार्बन। अरे एनर्जी मिल रही ना, लाओ, मेरी पहले खर्च हो गई थी, डन। समझ में आया? तो कार्बन ने जो एनर्जी यूज की थी एक्साइट होने, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, एक्साइट होने के लिए, वही एनर्जी जब हाइड्रोजन नजदीक आ रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी उसने कंपेंसेट कर ली। मेरा जो खर्चा हो गया था वो मेरा अभी कंपेंसेट हो गया है, डन। ओके समझ में आ गया? तो वही सेंटेंस में ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा चलो सर, हाँ, जितनी हाइड्रोजन रिलीज करेगा उतनी कार्बन पर मिलेगी, वो जरूरी नहीं है। हाँ वो जरूरी नहीं है, मतलब जनरली क्या होता है, जो रिलीज हो रही है ये एक्साइट होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो जो हाइड्रोजन से मिलने वाली है ना वो ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ज्यादा होगी तो क्या, दूसरी चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, डन। ओके दूसरी चली जाएगी, और दूसरी जो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी वो इकट्ठा होगी, मतलब यहां से सपोज ऐसा समझो
कि इसको कार्बन को एक्साइट होने के लिए सिर्फ से 3 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड थी। कितनी? 3 जूल एक्साइट होने के लिए, वो उसने यूज कर ली, तो अब उसको वो 3 ले लेगा। ये जब नजदीक आ रहे हैं तो वो सब लोग 3 जूल रिलीज कर रहे हैं, सब लोग, तो सारे 3 जूल रिलीज कर रहे हैं, मतलब क्या? 12 जूल रिलीज हो रही है। 12 जूल रिलीज हुई और उसने खर्च कितनी की थी? सिर्फ 3 जूल, तो टोटल 9 जूल एक्स्ट्रा है। ये 9 जूल जो एक्स्ट्रा हो गई ना, अब तो बॉन्ड बन गया ना CH4 के बीच में, अब CH4 के बीच में बॉन्ड बन गया और 9 जूल, ये 9 जूल ही, 9 और 4 बॉन्ड बने टोटल, सो 9 डिवाइडेड बाय 4, ओके, मतलब ऑलमोस्ट से 2.02 जैसा, ओके, सो और से हाँ व्हाटएवर, सो 2.02 2.04 जो भी आए, ओके, उतनी एनर्जी एक बॉन्ड एंथैल्पी बन गई हमारी, बॉन्ड एंथैल्पी, ओके, कि बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो कितनी है? 2 जूल, क्योंकि टोटल 9 जूल, 4 मिलके 9 जूल बाकी रही थी ना, अंडरस्टूड? 4 जब ये 4 बॉन्ड बनेंगे ना, 1 2 3 4, हमने ऐसे नहीं 4 बॉन्ड बनाते थे कार्बन के, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो ये 4 बॉन्ड बने, तो ये 4 बॉन्ड बने हैं, तब जाके जो एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी वापस देंगे, तो 4 बॉन्ड टूट जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको एक्साइट होने के लिए जो एनर्जी की जरूरत थी, उससे तो जो मिलने वाली है वो ज्यादा ही मिलने वाली है, कम नहीं मिलेगी। डन? आ गया समझ में? ओके, सो ये हमने एनर्जी के बारे में देखा। नाउ हाँ, सो शुड हैव दी, ये कहाँ पहुंच गए हम? ये तो देख लिया हमने, ऑर्बिटल ओवरलैप्स एंड देन compensated by the release of energy due to overlapping. Yes, okay, overlapping देख लिया। The 4 atomic orbitals of carbon, each with an unpaired electron, can overlap with the 1s orbital of 4sh atoms, which are also singly occupied. वो भी सारे क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, singly occupied ही है। Okay, this will result in the formation of 4 CH bonds. It will, however, be observed that while the 3 p orbitals of the carbon are at 90 degree to one another. देखो यहाँ पर 3p ऑर्बिटल है कार्बन की, px py pz, तो px py pz तीनों के तीनों कौन सी डायरेक्शन में होगी? 90 90 पे होगी एक दूसरे के। xyz कौन से एंगल पे होती है? 90 90 90, तो वो लोग तो 90 डिग्री पे होंगे टू वन अनदर। द HCH एंगल फॉर दिस विल आल्सो बी 90। मतलब अगर एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड बनना होता तो वो कितना होता? 90 ही होता। डन? मतलब क्या, ऐसा समझो, यहां पर कार्बन है, तो ये कार्बन है और ये बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ओके, फिर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दूसरा बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तीसरा बॉन्ड। डन? तो HCH के बीच में एंगल कितना हुआ? 90। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, ये देखो, यहां से ये x, हमारा जो XYZ है वही लेते हैं, ये x और ये y, और ये है हमारा z। वो जो ओरिजिन है वहां पर कार्बन है, ओरिजिन पे कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन, फिर यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन आ गए और बीच में कार्बन। तो क्या बोल रहे हैं? px py pz के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइड्रोजन, कार्बन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये जो लाइन बनी वो भी कौन से बनी? 90 डिग्री। फिर सपोज ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, वो भी कितना बना? 90 डिग्री। तो वो बोल रहे हैं कि CH बॉन्ड तो ये जो 90 डिग्री तो बनने वाला है वो तो बनेगा ही, लेकिन HCH बॉन्ड भी कितना बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। लेकिन कब? जब 3 हाइड्रोजन ले तब, 4 हाइड्रोजन ले तो नहीं होगा, 3 हाइड्रोजन ले तभी 90 होगा ना, सो तब 90 होगा। That is 3 CH bonds will be oriented at 90 to one another. The 2s orbital of carbon and the 1s orbital of H are spherically symmetrical and they can overlap in any direction. यहाँ पर तो कोई भी डायरेक्शन में ओवरलैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि S के लिए थोड़ी ऐसा है कि भाई यही डायरेक्शन में जाना चाहिए, S तो स्फेरिकल है, तो स्फीयर तो कहीं से भी जाएगा ओवरलैपिंग करने के लिए। हाँ, अगर P और P होता, जैसे कि क्लोरीन वाले केस में, ओके, P और P होता तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी कि भाई इसकी X है तो इसकी भी PX ही होनी चाहिए, इसकी PX है तो इसकी भी PX होनी चाहिए, इसकी PZ है तो इसकी भी PZ होनी चाहिए। यहाँ पर तो क्या है, तो कुछ भी हो, यहाँ पर स्फीयर ही है ना, अंदर ही आएगा डायरेक्टली। स्फीयर का तो क्या शेप होगा, मतलब क्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी,
ओके कोई हमें बोले कि भाई ये बॉल जो है उसको सीधा रखो, अरे बॉल को क्या सीधा रखो और उल्टा रखो, बॉल तो बॉल है, रखना ही है। डन। ओके तो स्फीयर की कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो बोल रहे हैं। Then therefore the direction of the fourth CH bond cannot be ascertained, मतलब कि जो फोर्थ वाला CH बॉन्ड है वो हमें 90 डिग्री मिलने वाला नहीं है। वो कैसे 93 डायरेक्शन तो हमने ले ली, तो वो 90 डिग्री कैसे मिलेगा? ओके सो देयरफॉर दिस डिस्क्रिप्शन डज नॉट फिट इन विथ टेट्राहेड्रल HCH एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री जो होना चाहिए वहां पर ये सूट हो रहा नहीं है। ओके clearly it follows that simple atomic orbital overlap does not account for the directional characteristics of the bond in CH4. Using similar procedure and arguments, it can be seen that in the case of ammonia and H2O molecules, the H and HOH angle should be 90. वहां पर भी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। क्यों? अगेन एमोनिया और 3 हाइड्रोजन। ओके तो एमोनिया मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए लिखे तो क्या होगा? 1s2 2s2 और ये कितना है? 7 ना, सो 2px 2py 2pz, तो 1 1 1 कितना हो गया? 4 और 3 7 हो गए। डन। ओके अब ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, सो ये नाइट्रोजन हो गया। अब क्या हो रहा है कि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, एमोनिया में तो वही होता है ना, तो 3 हाइड्रोजन के लिए क्या है? हाइड्रोजन के लिए तो 1s1 ही है। और नाइट्रोजन के लिए क्या है? नाइट्रोजन के लिए तो ये सारी की सारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये सारी एक ही एनर्जी लेवल पे आ गई है। डन। ये सारी की सारी क्या हो गई है? एक ही एनर्जी लेवल पे। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी एक ही एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन तो कल हमने डिस्कस किया, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सभी के नेमिंग सेम हो जाएंगे, सभी के शेप सेम हो जाएंगे, सभी की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो सब कुछ सेम हो गया, तो अब क्या है? अभी भी हमारे पास है क्या? जैसे हमने बोला ना कि एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन के बीच में, अभी जैसे हमने डिस्कस किया 90 90 90 बनना चाहिए, तो यहाँ वहां पर तो चौथा हाइड्रोजन था, यहाँ पर तो चौथा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां पर तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 3 ही है। ओके फिर भी एंगल सही आ रहा नहीं है, तो वही चीज बोल रहे हैं। और HOH में भी 90 होना चाहिए। ओके HOH में तो 3 ही है भाई, तो यहाँ पे बीच में वो लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, हो गया ना? HOH 90 डिग्री आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। वो क्यों नहीं आता? वो VSEPR के अकॉर्डिंगली नहीं आता कि वहां पर रिपल्जन हो रहा है। तो ये क्यों? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इतने नजदीक क्यों रहेंगे भाई? हमारा रूल ही है क्या? जितना हो सके उतना दूर रहे हो। डन। ओके सो वो वहां पे VSEPR की वजह से नहीं आ रहा, मतलब दोनों ही थियरी, दोनों नहीं एक्चुअली तीनों, अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तो ये तीनों की वजह से चेंज होते रहते हैं, VSEPR के अकॉर्डिंगली भी और से VBT के अकॉर्डिंगली भी, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो होना चाहिए वो हो रहा नहीं है। लेकिन सबको अगर कंबाइन करके चले तो हमें रीजन पता चल जाएंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। ओके तो वही चीज हम समझ रहे हैं कि 90 तो होना चाहिए, लेकिन 90 है नहीं। दिस इज इन डिसएग्रीमेंट विद द एक्चुअल बॉन्ड एंगल्स ऑफ 107.5 and 104.5 in ammonia and H2O molecules respectively। मतलब ये जो हम सोच रहे हैं कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए, वो आ रहा नहीं है। प्रैक्टिकली जब हमने देखा तब हमें पता चला कि यहाँ पर 90 90 90 कुछ आने वाला तो है नहीं। ओके तो वही चीज बता रहे हैं। ओके क्योंकि ये जो ओवरलैप हो रहा है उसकी वजह से। डन। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई सब में सेम नहीं हुई ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसकी ओवरलैप होगी? sp3 एंड s की ओवरलैपिंग होगी। एमोनिया में ये एमोनिया था, फिर ये हमारा कौन है? से CH4, तो CH4 में भी sp3 और H की, तो यहाँ पर तो H की हो रही है, लेकिन ये जो है वहां पे कौन कौन सी है? ये 2s और 2p की हाइब्रिडाइजेशन हुआ था। और यहाँ पर अगर क्लोरीन ले लिया हमने तो वहां पे 3s और 3p की हाइब्रिडाइजेशन होगी। एमोनिया है तो 2s और 2p की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और वहां पर देखो 1 1 1 1 था और यहाँ पे 2 1 1 1 1 है। ओके तो
सेम ओवरलैपिंग मतलब ऑर्बिटल्स तो क्या है, सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। देखो वहां पे अलग थे, कार्बन के केस में 6 थे, यहाँ पर कितने हैं, 7 है। तो रिपल्शन एंड ऑल बढ़ेगा कम होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, सो VSEPR और VBT को इकट्ठा करें तो हमें पता चलेगा कि हाँ थियरिटिकली हम जो सोच रहे हैं कि इतना एंगल आना चाहिए वो क्यों इतना नहीं आ रहा। डन। ओके, तो ये था हमारा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कैसे ओवरलैपिंग होगा वो। ओके, अब हमें नेक्स्ट देखना है बॉन्ड कैसे बनता है। चलो